हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान और गणित के क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विज्ञान और गणित के कुल मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं। तो 60 क्वेश्चन में दोनों मिलाकर रहते हैं। तो इसमें इस वीडियो में 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेके हैं, जिसमें विज्ञान और गणित सभी है। तो ये पार्ट फर्स्ट वाले में है। सेकेंड पार्ट वाले में इसके बाद वाला क्वेश्चन इसमें आएगा। तो 91 से शुरू है, 91 से 120 तक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 91 से रहता है 150 तक रहता है टोटल क्वेश्चन। तो 120 तक का इसमें सॉल्व कराएंगे। तो ये भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें प्रश्न है 91 माइनस एक्स की पावर 5 भागे माइनस एक्स की पावर 4 का मान होगा। तो बहुत ही आसान इसमें है। ये एक्स की पावर 5 करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा एक्स पावर 5। अब बटे किसका भाग देंगे, एक्स के पावर 4, ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि सम संख्या इसका घात है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, 91 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 किसी शहर में पुरुषों एवं महिलाओं का जनसंख्या में अनुपात 12 संबंधी 13 हो तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। महिलाओं का प्रतिशत निकालना है। इसमें पुरुष कितना 12 और महिला कितना है 13 है। महिलाओं का प्रतिशत निकालने के लिए कैसे करेंगे, 60 की ट्रिक इसमें 13 बटे क्या करेंगे 12 प्लस 13 और गुणे कितना कर देंगे 100। ये परसेंटेज निकल जाएगा महिलाओं का। तो 13 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, गुणे 100। 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, 13 चौक कितना हो जाएगा 52% हो जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा इसका भी सही हो जाएगा। 52 का दूसरा, 92 का दूसरा 52%। नेक्स्ट आते हैं 93 मानव शरीर में परासरण नियंत्रित करने वाला अंग है। आमाशय, यकृत, वृक्क, फेफड़े। तो जो परासरण होता है उसको नियंत्रित करने वाला अंग कौन है, वह होता है वृक्क होता है, जिसको किडनी बोला जाता है। यानी 93 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। 94 है पॉलिथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, एथिलीन, एथेन, मेथेन, एसिटिलीन। तो जो पॉलीथीन होता है वह एथिलीन का बहुलक होता है। यानी 94 का कौन सा विकल्प सही होगा, पहला। 95 है पी अपन क्यू पावर यम गुणे क्यू अपन आर पावर यम, आर अपन पी पावर यम का मान होगा। इसका मान क्या होगा, ये पी वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, पी वाले पावर से यम से, क्यू वाला क्यू से कट जाएगा, आर वाला आर से, घात सेम है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी चौथा विकल्प से होगा, 95 का चौथा। नेक्स्ट आते हैं 96 कीटभक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण है। पहला है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना, दूसरा है खनिज लवण प्राप्त करना, तीसरा है CO2 गैस प्राप्त करना, चौथा है नाइट्रोजन प्राप्त करना। तो कीटभक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या होता है, वह होता है नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। यानी 96 का कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 97 तो एक घनाकार टंकी पानी की टंकी के सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा यदि एक ओर यह खुला है तथा इसकी ऊंचाई 2 मीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक घनाकार पानी की टंकी की सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा यदि एक ओर यह क्या हो, खुला हो और इसकी ऊंचाई कितनी है 2 मीटर हो। तो कोई भी घनाकार टंकी होगी तो उसमें सभी बीमाएं बराबर होगी, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगी। यानी उसको मान लिया था ए मान लिया जाता है। तो एक वैल्यू की दिया है कितना 2 मीटर दिया है। तो उसमें 6 सतह होती हैं तो 6 सतह का क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है। लेकिन एक सतह खुली छोड़ना है तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा 5a² हो जाएगा, एक छोड़ देंगे। तो इसी 5a² का वैल्यू पूछ रहा है तो 5a² यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा 4 यानी 20 आ जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
यानी 97 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 98। ब्रोमीन 35 80 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या बताना। तो कितना हो जाएगा इसमें? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 80 में से 35 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? 98 का पहला विकल्प सही हो जाएगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 35, 36 और 45। 98 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला। डी आर माइनस है इसमें ना, तो इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, इसमें कितना हो जाता है? 36 हो जाता है, ऋणात्मक है। 99 आते हैं इसमें 200 एवं 400 के बीच ऐसी समस्त संख्याएं जो 7 से भाज्य हैं उनका योग होगा। तो 200 से लेके 400 के बीच में ऐसी संख्या, ऐसी समस्त संख्याओं का योग निकालना है जो 7 से विभाज्य है। तो कैसे निकालेंगे इसमें? 200 से 400 के बीच में तो पहली संख्या आ जाएगी 203 आ जाएगी, और दूसरी इसमें आ जाएगी 210 आ जाएगी 7 से विभाजित होती। तीसरी 217 आ जाएगी। फिर इसके बाद कितने आ जाएगी? 224 आ जाएगी। और लास्ट में कौन आएगी? लास्ट में आ जाएगी 399, 400 से कम। ये 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण करते हैं। समांतर श्रेणी का ये पहला पद कितना है? 203 होता है। सार्वमांतर कितना हो जाता है? यानी पहला पद ए बराबर कितना हो जाएगा? 203। सार्वमांतर डी बराबर कितना हो जाएगा? कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। सार्वमांतर डी हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस श्रृंखला में मान लीजिए कि पदों की संख्या नहीं मालूम है, मान लीजिए पदों की संख्या n है, तो यल बराबर ये फार्मूला लगा देंगे, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बार फार्मूला लगा देंगे। यल का मतलब अंतिम पद कितना है? 399 है, बराबर कितना हो जाएगा? a 203 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब सर्वांतर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। 399 हो गया, ये माइनस 203 हो गया, बराबर उधर कितना होगा? 7 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। तो 399 में 203 घटेगा तो 196 हो जाएगा। 196 बटे कितना हो जाएगा? 7, बराबर कितना होगा? n माइनस 1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n बराबर 29 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 29। यानी पदों की संख्या 29 है। अब उसका योगफल निकाल लेंगे। तो योगफल जो निकालेंगे फार्मूला से, समांतर श्रेणी का फार्मूला उसमें होता है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो फार्मूले से लगा सकते हैं। यस बराबर क्या फार्मूला आता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसके हिसाब से लगाएंगे फार्मूले से, तो आ जाएगा इसका आंसर। ये 99 का तीसरा आएगा, 8729 है इसका ऑप्शन आ जाएगा। 99 का तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 100। बादल रहित रातों वाले आकाश की अपेक्षा बादल छाए रहने वाली रातें अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पहला कुचालक की भांति होते हैं, दूसरा सुचालक होते हैं, तीसरा चांद के प्रकाश को रोकता है, चौथा नर्म होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुचालक की भांति जो बादल होते हैं कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, ऊष्मा को आने नहीं देते। यानी 100 का कौन सा ऑप्शन होगा? पहला होगा। 101 का प्राप्तांक 8, 6, 10, 12, 1, 5, 6 तथा 6 के लिए समांतर माध्य होगा। तो इसका समांतर माध्य निकालना है तो कितना आएगा? समांतर माध्य सबका योग और पदों की संख्या का योग भाग दे देंगे, बहुत ही आसानी इसमें। तो 8 प्लस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 5
प्लस 6 प्लस 6। अब पदों की संख्या कुल कितनी है? कुल 8 है। तो ये आ जाएगा समांतर माध्य। इसका योगफल ऊपर का जोड़ेंगे तो 54 आएगा, 8 का भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6.75 हो जाएगा, यानी दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 102। एक उद्यान 500 मीटर लंबा तथा 400 मीटर चौड़ा है। उद्यान के चारों ओर भीतरी ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो एक उद्यान देखिए इस तरह से दिया है, आयताकार है। इसका लंबाई कितना दिया है? 500 मीटर दिया है और चौड़ाई दिया है 400 मीटर। इसके भीतर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना है उद्यान के चारों तरफ। तो ये मान लीजिए कि इस तरह से रास्ता बना। इसकी चौड़ाई कितना दिया है? इतना चौड़ाई कितना दिया है? 5 मीटर दिया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? उद्यान का पूरा क्षेत्रफल, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। इतना चौड़ा रास्ता है तो उद्यान का क्षेत्रफल, तो उद्यान का क्षेत्रफल कितना होगा? 500 गुणे कितना हो जाएगा? 400। एम में से घटा देंगे क्या? रास्ते रहित उद्यान का क्षेत्रफल, जो खाली स्थान है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? घट जाएगा लंबाई, 490 हो जाएगा। 10 दोनों तरफ घट जाएगा लंबाई, इधर 5 इधर 5, 10 घट जाएगा। गुणे 400 है तो वो भी 10 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 390। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 500 में 400 को गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 और 4 शून्य आ जाएगा 1 2 3 4। माइनस 490 में 390 को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 19 1100 आ जाएगा। ये घटा देंगे इसमें से, ये बने 8900, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। 102 का दूसरा विकल्प। 103 आते हैं इसमें। दंड चुंबकों की चुंबकीय क्षमता, दंड चुंबकों की चुंबकीय क्षमता ध्रुवों पर अत्यधिक होती है, दूसरा मध्य पर कम होती है, तीसरा उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, चौथा सभी स्थान पर समान होती है। तो दंड चुंबकों की जो चुंबकीय क्षमता होती है वह ध्रुवों पर अत्यधिक होती है, यानी 103 का कौन सा विकल्प से होगा? पहला ऑप्शन सही है। 104। एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण भी हो तो उस गति को क्या कहेंगे? सरल रेखी, वृत्तीय गति, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण भी हो तो उस गति को क्या कहेंगे? वह इनमें से कोई नहीं कहे, यानी चौथा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 105 आते हैं। यदि एक द्रव को 70 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 5 मिनट का समय लगता है तो उसी द्रव को 60 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में समय लगेगा 5 मिनट से कम, 5 मिनट से अधिक, 5 मिनट द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। तो ये क्या होगा कि 5 मिनट से अधिक लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे तापमान घटेगा तो तापांतर तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ताप जैसे जैसे नीचे गिरेगा उसके लिए अधिक समय बढ़ता जाएगा, यानी 5 मिनट से अधिक समय लगेगा। 105 का कौन सा विकल्प से होगा? दूसरा। 106। यदि एक समानांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल P है, एक आयत जिसका क्षेत्रफल R है तथा एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल T है, सभी एक आधार पर निर्मित है, यदि सबकी ऊंचाई 1 हो तो कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत इसमें कथन पहचान है? तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? देखिए ध्यान से इसमें समझना है कि 3 आकृतियां हैं, तीनों एक ही आधार पर। तो एक ही आधार का मतलब कि जैसे हमारे समांतर चतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज इस तरह से बन गया,
तो इसकी चौड़ाई b मान लीजिए और ऊंचाई कितनी है, h है। इसी तरह से आयत बन गया, तो आयत होगा तो ऊपर भी ऊंचाई क्या होगी, h होगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। वैसे से त्रिभुज एक ही आधार पर बनना है तो उसकी भी आधार h हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार b हो जाएगा, ऊंचाई h हो जाएगी। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है इसके क्षेत्रफल किसे दिखाते हैं, p से, तो p बराबर कितना हो जाएगा, bh हो जाएगा। और जो आयत है उसके क्षेत्रफल को r से प्रदर्शित किया तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये भी bh हो जाएगा। और त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल को t से प्रदर्शित किया तो t बराबर क्या होगा, हाफ गुणे bh हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यदि देखा जाए p बराबर 2t, यानी जो p है वो t का 2 गुना है, तो ये वाला विकल्प सही है, गलत नहीं है। दूसरा चेक करेंगे t बराबर हाफ r, t बराबर क्या है, हाफ r है, यानी r का आधा है, ये भी विकल्प सही है। तीसरा आते हैं p बराबर r, ये भी सही है। चौथा आते हैं p प्लस टी बराबर 2r, तो p प्लस टी बराबर 2r, तो ये विकल्प गलत है, यानी 106 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा। 106 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 107 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कौन सा हैलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, यानी 107 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 108 है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, पहला है संचरण हेतु ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा, ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक है। तीसरा, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। चौथा है प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें पहचाना है, तो कौन सा इसमें विकल्प सही नहीं है, वह ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, ये सही नहीं है कि ध्वनि का वेग हमेशा प्रकाश से बहुत कम होता है। इस तरह से 108 का कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा। 109 है, निम्नलिखित आरेख की सहायता से 2008 से 2010 तथा 2005 से 2007 के मध्य कार बिक्री का अंतर क्या है। तो 2008 से लेके 2010 तक कार बिक्री कितनी है, यहाँ से ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं। 2008 इधर है, 2009 इधर, 2010 लास्ट तक है, तो कितना होगा इसमें, तीन साल है, तो 2008 में 5000 कारों की बिक्री हुई है। ग्राफ से देखेंगे इसमें 2008 में ये वाला ग्राफ है, तो ये कितना होगा, 5 के ग्राफ। 2009 में इधर से ग्राफ मिलाएंगे तो कितना होगा, 6000 कार की। और 2010 में कितना हो जाएगा, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो आएगा कितना, 7000 कारों की बिक्री होगी। कुल कारों की बिक्री कितनी हो जाएगी, 5000, 6000, 7000, यानी कुल मिला के हो जाएगा 18000। फिर इसके बाद अंतर किसका निकालना है, 2005 से लेके 2007 तक, तो कितना कार हो जाएगा, कितने कार को बिक्री होगी। तो 2005 में देखेंगे तो 1000, और 2006 में देखेंगे तो कितना, 2000, और 2007 में देखेंगे तो कितना, 3000। कुल टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1000, 2000, 3000, यानी कितना हो जाएगा, 6000। और उधर 8 से 10 में 18000 कार की बिक्री है, और इसमें 2000, तो अंतर कितना हो जाएगा, 18000 में से 2000 घटा देंगे, 18000 में से 6000 कितना आ जाएगा, 12000 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, 12000, यानी चौथा विकल्प से होगा, 109 का चौथा। अब इसके बाद
110 आते हैं बहुपद x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य है। तो किसके द्वारा विभाज्य होगा कि जिसके लिए x का वैल्यू इसमें रखने पर 0 आ जाए उससे विभाज्य होगा। तो इसमें देखेंगे ये x-2 यानी पहला विकल्प इसके लिए सही होगा कि x-2 बराबर क्या कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे। और जब x बराबर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x बराबर 2 पर फंक्शन का मान 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा और माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8 माइनस 24 माइनस यहाँ भी 24 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 8 यानी कुल मिला के 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किसके द्वारा विभाज्य होगा x-2 के द्वारा। 110 का पहला ऑप्शन रहेगा। इसको क्रॉस चेक करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद 111 प्रश्न पाते हैं कि खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है। पहला है क्लस्ट्रीडियम टिटैनी, दूसरा है क्लस्ट्रीडियम बाटुलिनम, फिर तीसरा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, चौथा है बेसिलस सबटिलिस। तो इसमें खाद्य विषाक्तता से संबंधित कौन सा जीवाणु इसमें है ऑप्शन पहचाना हम लोग को। तो ये दूसरा है क्लस्ट्रीडियम बाटुलिनम यानी दूसरा विकल्प इसका सही होगा। 112 है यदि x बराबर 2 हो तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 का मान होगा कितना हो जाएगा 2 इसमें रख देंगे x यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 और गुणे कितना हो जाएगा 2 माइनस 2। अब ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4 गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 0 यानी कौन सा विकल्प सही होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 113 प्रश्न आते हैं। हरीश ने 860 रुपये में एक साइकिल खरीदी तथा बाद में इसे राम को 5% लाभ में बेच दिया। राम ने साइकिल अपने पुत्र के लिए 2 वर्ष उपयोग किया तथा उसके बाद उसे अपने नौकर को 20% हानि पर बेच दिया। नौकर को साइकिल कितने में प्राप्त हुई। तो पहले हरीश है, हरीश ने राम को 5% लाभ पर बेच दिया था तो इसका मतलब हरीश के लिए क्रय मूल्य कितना होगा 860 हो जाएगा और 5% लाभ पर बेच दिया यानी राम को बेच दिया था। इसका मतलब राम को कितने रुपए में मिल जाएगी वो साइकिल। राम को मिल जाएगी कितने 860 रुपया है ये है 5% लाभ पर बेचना है तो यानी कितना हो जाएगा 860 पर 860 का 5% इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5% के लाभ पर बेचा है तो आ जाएगा कितना अब ये 5% हो जाएगा लेकिन नौकर को जो बेचेगा तो कितना हो जाएगा नौकर को 20% की हानि पे बेचना है तो कितना हो जाएगा ये 860 80% 20% हानि बेचना है तो लाभ कितना होगा 80% हानि हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 80 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणे के 105 बटे के 100 गुणे कितना हो जाएगा 860 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 722.40 आ जाएगा यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा पहला वाला इसका सही होगा 113 का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं दिए गए चित्र में यक्ष का मान होगा सी वृत्त का केंद्र है तो इसमें कैसे निकालेंगे कि ये जो कोण होगा इसमें
है ना। ये जो कोण होगा इसमें ये सेंटर पर जो कोण बनता है वह परिधि के कोण का दोगुना होता है, यानी 2x बराबर कितना लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं। ये परिमेय के अनुसार होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। यानी यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, 114 का तीसरा। नेक्स्ट आते हैं 115 प्रश्न आते हैं। यदि किसी शहर की आबादी वर्ष 2001 और 2011 में क्रमशः इतना रिकॉर्ड की गई तो इस शहर की जनसंख्या की वृद्धि दर है। तो वृद्धि दर है तो प्रतिशत के हिसाब से निकाल सकते हैं इसमें कि इतनी पहले जनसंख्या थी 2011 में और 2001 में कितनी है, ये है 56,0400 है। अब ये प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, वो है 56,0400। अब इसी में 100 का गुणा कर देंगे, ये प्रतिशत आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये अंतर कितना आ जाएगा इसमें, 14,00100 बटे 56,0400 गुणे कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25% आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प सही होगा। ये प्रतिशतता के आधार पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा नहीं है। 116 प्रश्न आते हैं। वस्तुओं के वर्तमान अवस्था स्थिर या गतिमान न बदल सकने वाले गुण को न्यूटन के कौन से नियम से समझाया जा सकता है, बल का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा समझाया जा सकता है, वह होता है जड़त्व के नियम कहलाता है। यानी 116 का कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 117। निम्न लवणों में से किसकी क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित नहीं है, नीला थोथा, खाने का सोडा, धावन सोडा, जिप्सम। तो किस में उपस्थित नहीं होता है, वह होता है खाने के सोडा में। ये जो खाने का सोडा होता है उसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसमें जल उपस्थित नहीं रहता है और सब में जल क्रिस्टली जल रहता है H2O। यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, 117 का दूसरा। 118 है। यदि 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बेलन के आधार का व्यास होगा। तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह होता है 2πRH होता है। ये वैल्यू कितना दिया है, 88 दिया है। तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7। अब गुणे कितना है, R निकालना है, H कितना दिया है 14 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 88। इसको सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, R का वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उसका व्यास निकालना है तो 1 का 2 गुना हो जाए कितना, 2 सेंटीमीटर। यानी 118 कौन सा विकल्प सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 119। निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा ऊष्मा के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, चालन, विकिरण, संवहन, इनमें से कोई नहीं। तो 119 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकिरण के। 120 है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। इसमें चारों में से चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पहचाना है कि कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र सही है। तो 120 का इसमें देखेंगे तो दूसरा विकल्प सही हो, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग गणित विज्ञान के मिला के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो इसमें पार्ट फर्स्ट में ये बनाए हैं और इसके बाद 120 के बाद 150 तक जो प्रश्न आएंगे उसको पार्ट सेकेंड में डिस्कस किया जाएगा। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।